हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मलिक। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम क्लास 8 का जनरल साइंस की एक्सरसाइज देख रहे थे चैप्टर वाइज, तो आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को और वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। चैप्टर नंबर 3, फोर्स एंड प्रेशर। Question number first, write proper words in the blank space. A. The SI unit of force is dash dash. In bracket, Newton is the right answer, which is bold. Okay. B. The air pressure on our body is equal to dash dash to pressure, and the answer of this is atmospheric pressure. C. For a given object, the buoyant force in liquids of different dash dash is dash dash. तो फर्स्ट डैश डैश में आपका आएगा द सेम, डिफरेंट द सेम इज द डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी। डी, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज डैश डैश एंड द आंसर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मेक अ मैच। हियर हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स दिए हुआ है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट का आपको दिया हुआ है फ्लूइड, ब्लंट नाइफ, शार्प निडल, रिलेटिव डेंसिटी, हेक्टोपास्कल। और यहाँ पर जो ग्रुप बी है इसके अंदर आपको करेक्ट चूज़ करके लिखना रहेगा। बट यहाँ पर जो मैं अरेंज किया हूँ ग्रुप बी का, ये सारे करेक्ट आंसर है। तो आप डायरेक्ट फ्लूइड्स के आगे क्या लिखोगे? सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ब्लंट नाइफ लोअर प्रेशर, शार्प निडल हायर प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी specific gravity, hectopascal, atmospheric pressure. Okay, this is all a correct answers, so write it directly. Now question number 3, answer the following questions in brief. A, a plastic cube is released in water, will it sink or come to the surface of water? अगर प्लास्टिक का क्यूब है उसको हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वो डूबेगा या फिर ऊपर सरफेस पर तैरेगा? आंसर, plastic cube will come to the surface of water because its density is less than that of water. When it floats, the unbalanced force acting on it is zero. तो जो प्लास्टिक का क्यूब है वो सरफेस ऑफ वाटर पर ही तैरेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है और इसकी वजह से वो फ्लोट करेगा और द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट दैट विल बी द ज़ीरो, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बी, वाई डू द लोड कैरिंग हैवी व्हीकल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स? तो जो बड़ी गाड़ियाँ होती है जिसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है, हैवी व्हीकल्स, तो उनकी व्हील्स क्यों ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ व्हील्स? आंसर, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच द फोर्स एक्ट्स। द ग्रेटर द सरफेस एरिया द लेस इज द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। तो जैसे हमें पता है प्रेशर क्या है, इट इज़ नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर एरिया बड़ा है तो फोर्स हमारी कम हो जाएगी, फोर्स अगर बढ़ेगी तो एरिया हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ़ द फोर्स इज ग्रेटर देन एरिया will less, and if we increase the area then force will be decreases. So here if we increase the surface area then its pressure will be less. Load carrying heavy vehicles have large number of wheels so that the load weight force is distributed over large surface area of the wheels in contact with the road, hence the pressure decreases and the tires do not burst. तो इसका मेन जो रीज़न होता है यही होता है कि अगर व्हील्स ज़्यादा है हमारी गाड़ी के अंदर, हेवी व्हीकल्स के अंदर, तो प्रेशर कम रहेगा और इसकी वजह से हमारी गाड़ी का टायर बर्स्ट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और सी, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स, वाई डोंट वी फील? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि हमारे हेड के ऊपर प्रेशर जो है वो क्यों हमें फील नहीं होता, वाई डोंट वी फील? द आंसर इज द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज अबाउट 101 into 103 Pascal.
दिस इज़ प्रेशर डैट वी कैरी ऑन आवर हेड्स, इतना प्रेशर हम हमारे हेड के ऊपर कैरी करते हैं। द cavities in our body are filled with air and arteries and veins are filled with blood. Their pressure balances the pressure due to the atmosphere. जैसे कि हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है 101 और 103 पास्कल के तक करीब होता है, लेकिन वही प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटीज़ है, हमारी बॉडी वाटर से एयर से फिल है और हमारी वेन्स एंड आर्टरीज में ब्लड फिल है और उनके अंदर भी प्रेशर है, तो दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाते हैं, एयर प्रेशर और हमारी बॉडी की वेन्स एंड ब्लड प्रेशर। सो डेट्स वाई हेंस वी डोंट फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमारे ब्लड का प्रेशर नहीं रहेगा तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज इट हैपन अ शिप डिप्स टू अ लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कम्पेयर टू मरीन वाटर। तो यहाँ पे बोला गया जो शिप होती है वो ज़्यादा डीप होती है फ्रेश वाटर के अंदर, लेकिन जो मरीन वाटर होता है, सी वाटर जिसको हम सॉल्टी वाटर बोलते हैं, सॉल्टी वाटर, इसके अंदर कम डीप होती है। वाई, रीज़न आपको बताना है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। द आंसर ऑफ दिस इज द buoyant force acting on a body is proportional to the density of the fluid in which the body is immersed। तो जो buoyant force होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? जो भी फ्लूइड के अंदर हम डिप कर रहे हैं बॉडी, उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ मरीन वाटर। तो जो मरीन वाटर की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है। सो डेट्स वाई हेंस द buoyant force on a body in fresh water is less than that in marine water. Therefore, ship dips to a larger depth in fresh water as compared to the marine water। और इसकी वजह से ही जो शिप्स होती है वो फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादा डीप होती है और मरीन वाटर में, सॉल्टी वाटर में कम। बी, फ्रूट्स कैन ईजिली बी कट विथ अ शार्प नाइफ। जो फ्रूट होते हैं वो शार्प नाइफ जो होती है, छुरी, उससे जल्दी कटते हैं। वाई? द रीज़न इज आंसर the effect of a given force varies inversely as the area of the surface on which the force is applied. The less the surface area, the greater is the effect of the force। तो जो शार्प होती है निडल हमारी, जो नाइफ होता है, उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है और जितना सरफेस एरिया कम रहेगा तो फोर्स और प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा, और प्रेशर हम ज़रा सा भी लगाएंगे तो that will be the cut at the fruits। The cutting edge of a sharp knife has less cross-sectional area relative to that a blunt knife. Hence, it is easy to cut vegetables, fruits with a sharp knife rather than with a blunt knife. For a given force, pressure is inversely proportional to the area of the surface of the act। तो जितना कम एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा फोर्स और उतनी ज़्यादा प्रेशर से हम कोई भी चीज़ कट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे इट विल बी कटेड। सो क्वेश्चन नंबर 3 सी देखेंगे हम। सी, क्वेश्चन नंबर सी, द वॉल ऑफ अ डैम इज़ ब्रॉड एट इट्स बेस। तो जो डैम होती है, जो डैम होता है उसकी जो वॉल होती है वो ब्रॉड होती है बेस पर, नीचे। वाई? द आंसर इज द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट। हेंस द प्रेशर ऑफ द वाटर इज in a dam is much greater at bottom of the dam than at the top। तो जो प्रेशर होता है लिक्विड का वो हाइट पर कम होता है लिक्विड कॉलम पर, और जो डेप्थ एरिया होता है वहाँ पर लिक्विड और फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से हमें जो बेस होता है डैम का उसकी वॉल को थोड़ा ब्रॉड बनाना पड़ता है। ठीक है। And to withstand this high pressure, the wall of dam is made stronger and thicker, broad at the base than at। So question D, if a stationary bus suddenly speed up, passengers are thrown in a backward direction। Answer: point 1, when passengers sit or stand in a stationary bus, they are in a state of rest। When the bus suddenly speed up, the lower part of their body in contact with the bus acquire the speed of the bus। पॉइंट फर्स्ट में क्या बोला गया? अगर पैसेंजर बैठा है किसके अंदर? बस के अंदर, एंड द बस विल बी स्टेशनरी एंड इन अ रेस्ट पोजिशन।
Then when the bus suddenly speed up, the lower parts of their body in contact with the bus acquire the speed of the, तो जो लोअर पार्ट रहेगा वो डायरेक्ट टच हो जाएगा हमारा सीट से और हम बैकवर्ड साइड पुश आउट होंगे. सेकंड पॉइंट, द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी हाउ एवर कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, हेंस दे आर थ्रोन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इनर्शिया की वजह से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स. हमारे पास यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं, आपको कंप्लीट करना है इसको. मास, वॉल्यूम, मीटर क्यूब विथ एसआई यूनिट आपको दिया हुआ है एंड डेंसिटी. तो यहाँ पर मास अगर 350 है और वॉल्यूम 175 है तो डेंसिटी कितनी आएगी आपको पता करना है. सी हियर फार्मूला ऑफ डेंसिटी, ये फार्मूला की मदद से आपको ये वैल्यू पता करना है. यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो आपको मास रखना है 350 और उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम से, वो मतलब 175 से, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 2 मिलेगा. ओके, सेम हियर इज़ वॉल्यूम इज़ गिवन एंड डेंसिटी इज़ ऑल्सो गिवन. नाउ व्हाट यू फाइंड, आपको फाइंड करना है मास पता करना है. देन व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ दैट मास आपको पता करना है. देन यू जस्ट लाइट यूज़ दिस फार्मूला, मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. आपको डेंसिटी दी हुई है 4, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, वॉल्यूम से, मतलब 190 से. तो आपका आंसर कितना आने वाला है 760. यस, जो कि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है. ओके, सो इस तरह से आप पता कर सकते हो. यस, वी आर मूविंग. सेम हियर, सेकंड कॉलम, डेंसिटी ऑफ अ मेटल किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ अ वाटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सेम हियर, हमें यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 10⁻³ एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 5. ये आपको दिया हुआ है. आपको पता क्या करना है, डेंसिटी ऑफ अ मेटल, ये वाला कॉलम आपको पता करना है. ठीक है, देन हाउ यू फाइंड आउट, सो आपको पता करना है डेंसिटी ऑफ अ मेटल. सो यूज़ दिस फार्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ अ मेटल. यू यूज़ डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू लाइक दैट रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको मिलेगा ये वैल्यू, मतलब 5 इंटू 10⁻³ दैट इज़ द करेक्ट वैल्यू फॉर डेंसिटी ऑफ अ मेटल. सेकंड, 8.5 इंटू 10⁻³ आपको डेंसिटी ऑफ मेटल दी हुई है. डेंसिटी ऑफ वाटर आपको यहाँ पे दी हुई है. पता क्या करना है आपको, रिलेटिव डेंसिटी. तो उसके लिए हम रिलेटिव डेंसिटी के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे. रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. मतलब इन दोनों का आपको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है. सो आपको फाइनली आंसर मिलेगा 8.5 इज़ योर फाइनल आंसर. थर्ड कॉलम, वेट आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है. आपको दिया हुआ है एरिया 0.04 और आपको दिया हुआ है प्रेशर 20,000. आपको पता क्या करना है, वेट पता करना है. देन व्हाट आर यू यूज़, आपको पता करना है वेट. तो वेट के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, वेट इज़ इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, मतलब इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. तो फाइनल आपको आंसर मिलेगा 800. ओके, 800. देन सेम, आपको यहाँ पे वेट दिया हुआ है 1500, एरिया आपका 500 है, आपको पता करना है प्रेशर. तो आप इस टाइम में ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया. सो फाइनल आंसर इज 3. ओके, अंडरस्टैंड, यू जस्ट यूज़ अ डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन फार्मूला. yes, after that question number 6. Question number 6, the density of a metal is 10.8 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल. हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है. सो देखते हैं सॉल्यूशन. पहले हमें गिवन लिखना होता है सॉल्यूशन में, डाटा जिसको हम बोल रहे हैं. डेंसिटी ऑफ मेटल आपको दी हुई है 10.8 इंटू 10⁻³. डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है, ये 10⁻³ क्यूब है, सॉरी 10⁻³ है ये, इट इज़ नॉट अ 103. ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, 10⁻³ है ये, सॉरी 10⁻³ है. देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल आपको पता करना है. सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये फार्मूला है आपका, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ अ मेटल कितनी दी हुई है, 108 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दी हुई है, डिवाइडेड बाय 10⁻³.
तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 108 को, सॉरी 10.8 को, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 10.8, क्योंकि ये 10⁻³ आपका कट हो जाएगा जो डिवाइडेशन में है, आपके पास फाइनल क्या बचेगा 10.8। सिंपल है ना? ओके, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सी अनदर एग्जाम्पल। Volume of an object is 20 centimeter and the mass in 50 gram. Density of water is 1 gram cube है, okay, gram per cube. Will the object float on water or sink in water? आपसे पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई है, मास 50 ग्राम दिए हुए, डेंसिटी 1 ग्राम दी हुई है मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा या फिर वाटर के अंदर डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, आपको पता करना है। सॉल्यूशन पी आपको यहीं जो पी बोला गया ऑब्जेक्ट को बोला गया इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको 50 ग्राम दिया हुआ है इसी ईयर, वॉल्यूम आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो आपको जब आप 50 को 20 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितने बेटा? डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास है 1, लेकिन आपका आंसर आया है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हैंस द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर हमारा आंसर कम आता तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर सरफेस पर फ्लोट होता, तैरता, बट हमारा आंसर क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर से ज़्यादा है, डेट्स वाई आवर ऑब्जेक्ट विल बी नॉट फ्लोट एंड इट इज़ गोज डाउन इन द वाटर और इट इज़ सिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, I think this is last question of this exercise. The volume of plastic covered sealed box is 350 centimeter and the box has a small 50-100 gram. Will the box float on water or sink in water? What will be the mass of the water displaced by the box? यहाँ पर भी सेम आपको वैसे लगभग क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्लास्टिक का सील्ड बॉक्स है जिसका आपको वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, उसका मास 500 ग्राम दिया हुआ है। तो ये बॉक्स डूबेगा कि नहीं डूबेगा, और अगर डूबेगा तो वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, मास ऑफ द वाटर, ठीक है, बॉक्स में से। सो सॉल्यूशन में हमें ऊपर डाटा देना है, P इज इक्वल टू बॉक्स इज इक्वल टू 500 ग्राम पर 350। देखो सेम हमें यही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने ऊपर यूज़ किया। P आपको एज अ ऑब्जेक्ट लेना है, मास अपॉन वॉल्यूम आपको वही फार्मूला यूज़ करना है। मास हमारे पास 500 ग्राम है और वॉल्यूम हमारा 350 है। देन यू विल डिवाइड इट, तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप 500 को 350 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 10.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। सो हेंस द बॉक्स विल सिंक इन द वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास नॉर्मली जो होती है 10⁻³ होती है, यहाँ पर उन्होंने 1 दिया था, ओके। सो इससे ग्रेटर आया हमारे पास आंसर, तो ये बॉक्स जो रहेगा वो सिंक हो जाएगा। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स 350 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ डेंसिटी रो है ये, इट इज़ नॉट अ पी, ये डेंसिटी का सिंबल रो होता है, इसको हम रो पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। सो मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम में से हमारा अगर मास पता करना है तो हम मास को इधर ले लेंगे, तो जो हमारा डेंसिटी है रो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा वी के साथ। तो मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ग्राम इंटू 350। तो आंसर आपका आएगा 350, ओके, यस। सो फाइनली ये हमारी एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 3 की, फोर्स एंड प्रेशर। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।